नमस्कार एक बार फिर से आप लोगों का रिपब्लिक रीडर्स पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इंग्लिश बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2 है, यानी कि आज दूसरा दिन है। जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था वो सीखा था लेटर्स की, लेटर्स कितने होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। इसके अलावा हमने सीखा था वर्णमाला और काफ़ी कुछ सीखा था हमने लास्ट क्लास में। और वैसे आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं और सेंटेंस को मेकिंग करते समय किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। अगर आप कुछ नहीं जानते तो भी वीडियो को देखें, अगर आप कुछ जानते हैं तो भी वीडियो को देखें, क्योंकि जानते जो हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे नया होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि हमने बताया कि पार्ट 2 है, यानी कि डे 2 आज दूसरा दिन है जो इंग्लिश हम ये यहाँ पे आज हम सीख रहे हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई कैपिटल लेटर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके अलावा लेटर्स का क्या काम होता है, वॉवेल्स कितने होते हैं, सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं, और इसके अलावा जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट है उन दोनों को मिलने के बाद ही कोई शब्द बनता है, बिना वॉवेल्स का कोई शब्द नहीं बनता है। तो आज चलिए हम देखते हैं कि उस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मूलभूत चीजें क्या होती है। सबसे पहले ये आपको याद करना है कि आई मतलब मैं, यू मतलब आप या फिर तुम, या फिर आप लोग या तुम लोग। कुछ बच्चे अगर तुम लोग लिखा रहता है, यानी कि ऐसे तुम लोग, तो कुछ बच्चे इसका इंग्लिश लिख देता है यू मतलब तुम और लोग मतलब पीपल। तो बच्चे ये गलत हो जाता है, यानी कि पूरा तुम लोग का पूरा ही यू होता है, जैसे कि ये ऊपर बताया है। तो ये याद रखना बहुत ही आपको जरूरी है। वी मतलब हम लोग, हम या फिर हम लोग, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, जिसे कहते हैं ना हमें कुछ नहीं आता है, इसलिए हमने ये शुरू से ही करा रहा हूं। और मैंने कहा, आपको वादा किया था कि मैं शुरू से ही कराऊंगा, और शुरू से कराते कराते धीरे 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 बिल्कुल ऊपर तक सीख जाएंगे, ठीक। दे, वे या फिर वे लोग, ठीक है। आर हमारा, योर मतलब तुम्हारा, माई मीन्स मेरा, ठीक है। और ही मतलब वह, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है, यानी लड़कों के लिए यूज किया जाता है। सी मीन्स वह, और ये स्त्री के लिए यूज की जाती है, ठीक है। स्त्री ये स है, स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये इट है, इट मतलब यह। अच्छा, इसको आप स्टार बना लीजिएगा, इसके बारे में सीखेंगे। इट का प्रयोग कई ऐसे जगह करते हैं जो हम आज इसको नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इट। उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीजें आती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आई, यू मीन्स यू पीपल नहीं लिखते, ये गलत है। वी मीन्स हम या हम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, माई मीन्स मेरा, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, और इट यह के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे और भी बातें, जैसे दिस है, इस दिस का मतलब भी यह है,
फिर यहाँ पे दैट है, इसका मतलब भी वह है, और ये दीज है, दीज मतलब ये या फिर ये सब, और इसके अलावा दोज है, दोज मीन्स वो या फिर वो सब। ठीक है, तो ये सारे हमें इंग्लिश सीखने के लिए ये सारी चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप अपने कॉपी में नोट कर लें। आप कुछ कहेंगे सर ये तो हमें पता ही, आपने कौन सी नई बात इसमें सिखा दी। तो उन बच्चों के लिए ये है जिन्हें कि नहीं पता है, जी हाँ, लेकिन जिसे पता है उनके बारे में कुछ चीजें आज हम यहाँ पे फैक्ट जानेंगे जो आपको पता नहीं है, तो इसे नोट कर लें। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया, तो अब आगे देखते हैं। अब यहां जैसे हमने सीखा भाई माई है, ठीक है, योर है, ठीक है, तो योर मीन्स आपका भी होता है और माई मीन्स मेरा होता है। माई, योर और देयर, हिज और या फिर हर। जो ये हिज है ये उसका, और ये जो हर है ये उसकी है। इसका यूज गर्ल के लिए किया जाता है और इसका यूज बॉयज के लिए किया जाता है। ठीक है, वैसे हिज सिंगुलर के लिए किया जाता है और हर भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और याद भी करना है, यानी याद भी रखना है। और यहां पे THEIR देयर है और इसका मतलब होता है उनका, और इस देयर का भी प्रयोग हम सिंगुलर की तरह करते हैं। ठीक है, अभी यहां पे सुन रहे होंगे सर ये सिंगुलर और प्लुरल, यानी सिंगुलर सिंगुलर क्या है हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आगे अभी हम इस वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना कि सर अभी आपने इट लिखा था और इट में एक स्टार बनाया था, तो उसका मतलब क्या है। तो जैसे मैं अभी बताता हूं, इट मतलब यह होता है और यह का प्रयोग कहां कहां करते हैं जरा हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग में करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे ये मार्कर है तो मैं कहूंगा इट इज मार्कर। ठीक है सर, अब यहां क्वेश्चन है कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि दिस इज मार्कर। जी हाँ, ये कह सकते हैं दिस इज मार्कर, बट अगर मैं यहां पे ये नीचे रख दिया, यानी कि ये यहां पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज मार्कर इशारे के साथ, भैया कि ये दिस इज मार्कर है। अगर मैं ये हाथ में लेके बोलूं तो ये बोलूंगा इट इज मार्कर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, दूसरी बात कहां करते हैं भाई, दूसरी बात अगर टाइम के लिए, ठीक है, जैसे मैं टाइम बोलता हूं, किसके लिए, टाइम के लिए। टाइम कैसे कि जैसे मैं बोला इट इज 9 o'clock, जैसे आप कहते हैं कि भाई 9 बजे हैं या 10 बज रहे हैं, आप बोलते हैं ना, जी बिल्कुल बोलते हैं। तो वहां पे आपको ऐसे बोलते हैं इट इज 9 o'clock, तो वहां इसका मतलब यह नहीं है कि यह 9 बजा है, तो वहां पे इसका मतलब यह होता है कि 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। आप कहेंगे कि 10 बजा है तो आप क्या बोलते हैं, इट इज 10 o'clock। अगर बोलेंगे आप 11 बजे हैं तो क्या बोलते हैं आप, इट इज 11 o'clock। तो वहां पे आप इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम एनिमल के लिए भी इसका यूज करते हैं, एनिमल्स, एनिमल के लिए, जैसे इट इज एन एलिफेंट। अच्छा, आप कहेंगे सर दैट भी एनिमल के लिए प्रयोग करते हैं। जी हाँ, दैट भी करते हैं, परंतु यदि कोई एनिमल्स यदि जिसे हैवी हो, जिसे आप हाथों से नहीं उठा पाएंगे, तो वहां पे भी इट का प्रयोग करते हैं। इट इज एनिमल, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे एनिमल के लिए भी यूज करते हैं, या कहें इट इज एन एलिफेंट, एनिमल के लिए भी
आप कहेंगे सर यहाँ नॉन लिविंग थिंग है और यहां पे ये लिविंग थिंग है, तो कैसे कर सकते हैं? तो आप इट का प्रयोग इट इज एन एलिफेंट, हैवीएस्ट यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग हैवी है उसके लिए। अब यहां पे प्लेस की बात करते हैं। प्लेस, प्लेस, तो प्लेस के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्लेस जैसे कि मैं यहां से आ रहा हूं और मैं मेट्रो में जा रहा हूं और मेट्रो में मैं देखा और मैं बोलूंगा कि भाई इशारे के साथ ये वाला कोई नगर है, तो जैसे मैं कहूंगा इट इज मोती नगर, समझ रहे हैं? तो वहां पे ये नहीं कहेंगे कि दिस इज, तो वहां पे मैं इट इज बोलूंगा प्लेस के लिए, तो इट का प्रयोग यहां पे भी प्लेस के लिए करते हैं, समझ रहे हैं? और जो इसके बाद सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, क्या? सब्जेक्ट इज नॉट गिवन। अगर सब्जेक्ट गिवन ना हो, सर कहेंगे सर ये कैसा? तो मैं कहूं कि एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे वर्षा, वर्षा हो रही है। अब भाई वर्षा यानी बारिश है, अब ये वर्षा है और खुद हो भी रही है, तो इसमें सब्जेक्ट को पता नहीं है, तो यहां पे हम इसका क्या यूज करते हैं? इट, तो यहां इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आप कहेंगे सर यहां पे इट इसीलिए हम यूज करते हैं, तो ये मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ गए हैं कि इसका प्रयोग यहां करते हैं। इसके अलावा सीजन के लिए भी करते हैं, वेदर के लिए, वेदर या सीजन, वेदर या फिर सीजन के लिए भी करते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं भाई? इट इज रेनी सीजन, रेनी सीजन, समझ रहे? तो इट इज सीजन का स्पेलिंग आप लोग सही से लिख लें, जो बच्चे हैं बड़े तो खैर समझ जाएंगे, SEASION, सीजन, ठीक है? तो इट इज रेनी सीजन, तो सीजन में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हमने, मुझे पता है कईयों ने आप में से नई चीजें सीखे होंगे आज, क्योंकि इट छोटा सा मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे बड़ी सारी बातें आपको समझ आएगी। क्या कि इट मतलब यह होता है रेयरली, लेकिन इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, वो भी हैवीएस्ट के लिए। इसके अलावा प्लेस के लिए यूज करते हैं। अगर मैं वेदर की बात करूं तो इट इज रेनी सीजन, ठीक है? इट इज समर सीजन, वेदर के लिए यूज करते हैं, सीजन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, या सब्जेक्ट गिवन ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, या फिर सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर डिफाइंड, या फिर आप क्लियर डिफाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट इज नॉट गिवन या फिर सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर डिफाइंड, या फिर डिफाइन ना क्या हो, सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर डिफाइन, या फिर सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर डिफाइन, या फिर आपको क्लियर सब्जेक्ट नॉट दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है, क्या? इट इज रेनी यानी वर्षा हो रही है, ठीक है? तो आप इस तरीके को आप ये समझ सकते हैं, आप अपनी कॉपी में से नोट कर लें ताकि इन फ्यूचर आप भूलें नहीं और रिवाइज कर सके। चलिए अब हम कुछ देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा भाई यहाँ पे दिस का प्रयोग करना हमने सीखा है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं, एक मैं एक बॉक्स बना देता हूं ऐसे, और मैं ऐसे लिख देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं फार। फार मतलब क्या होता है जी? जिसे दूर कहते हैं, दूर। अब मैं यहां लिख देता हूं नियर, जिसे क्या कहते हैं? पास, ठीक है? अगर मैं यहां लिखूं दिस, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूं दैट। अब मैं यहां एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहूं कि यहां पे कोई लड़का है जिसका नाम है मिस्टर मंगला। क्या नाम है भाई? मिस्टर मंगला। अब ये मिस्टर मंगला कहता है कि इसके नीचे ना एक यहां पे पेंसिल है, ठीक है? क्या है भाई?
ये है पेंसिल। अब ये कहता है कि मिस्टर मंगला कहता है कि ऐसे हाथ से या ऐसे हाथ से ये इशारा करके कि क्या कहेगा, दिस इज पेंसिल, क्योंकि ये नजदीक में है, दिस इज पेंसिल। क्या कहेगा ये, से दिस इज पेंसिल। ठीक है, अब यही तो यहां पे दिस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यही मंगला यहां पे है। ठीक है, और ये पेंसिल यहां पे है। अब ये देखो ये कितना दूर है, तो दूर की स्थिति में क्या लगेगा जी, दैट। ठीक है, तो ये यहां पे कहेगा, ये बोलेगा से दैट इज पेंसिल। ठीक है, तो अब बात हमें यह समझ आ गई कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हम दीज की बात करते हैं, दीज। ठीक है, तो इस दीज, तो ये वाले दीज का मतलब क्या होता है, ये सब। दीज मतलब ये सब या फिर ये। अब यहां पे हम एक चीज और पढ़ते, दोज। इस दोज का मतलब क्या होता है, वो या फिर वो सब। ठीक है, ये दो बातें हम आज सीखते हैं। तो भाई देखो, फिर वही बात, इस दीज मतलब ये सब। मैं कहूं कि ये लड़का यहां पे खड़ा है। ठीक है, अब ये लड़का यहां पे खड़ा है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये कटोरी है, यहां पे भी एक कटोरी है, फिर यहां पे भी एक कटोरी है, फिर यहां पे भी एक कटोरी है, फिर यहां पे भी है, और फिर ऐसे है। और यही लड़का यहां पास में है, ये ऐसा। तो अब ये यहां पे है और ये इशारा कर रहा है, यानी कि मैं यहां खड़ा हूं और ये बोल रहा हूं कि दीज आर कटोरीज। ठीक है, या फिर कटोरी को जो इंग्लिश में कहते हैं वो यहां पे ये बोल सकता है। ठीक है, तो कप भी वैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको कप बना दूं, यहां पे ये कप बना दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये क्या बोलेगा, दिस आर कप। वही ये लड़का यहां खड़ा है, यानी ये कहां है, ये पास में है, और वही कटोरी यहां पे बना दिया इन्होंने, कप। और ये लड़का बोले तो इसके लिए क्या लगेगा, दोज। अगर मैं यहां से इशारा करूं ऐसे, तो वो दूर में है, तो दूर के लिए क्या लगेगा, दोज, और पास के लिए क्या लगेगा, देज। लेकिन ये अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज आप दिखा रहे हो, तो मैं कहूं अगर यहां बहुत सारे कपें हैं और मैं कहूं दिस आर कप्स, अगर मैं उधर दूर में आपके पास वहां पे अगर ज्यादा ये कपें हैं, तो मैं कहूंगा दोज आर कप्स। ठीक है, बातें समझ आ गई। तो जो दूर में है, ये पास के लिए क्या लगेगा, दीज, और ये दूर के लिए जो है, यहां दूर के लिए क्या है, ये दूर के लिए लगेगा दोज। तो ये दो बातें आप याद रखना है। फार यानी कि ये आपको याद रखना है क्या, कि फार दूर के लिए दैट, और दूर के लिए दोज, नियर के लिए दिस, और नियर के लिए दिस। ये दो बातें आपको रखना है। ये वाले हमेशा सिंगुलर में यूज होगा,
सिंगुलर नंबर में, और ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा, प्लूरल। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल याद रहेगा। सिंगुलर में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, अब प्लूरल में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और मैं ऐसा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और आपको वहां पे मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा और आपके सवालों का जवाब मैं वहां पे दूंगा सॉल्यूशन सहित कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। अब यहां दो बातें थी कि सर ये सिंगुलर और प्लूरल नई बातें कहां से आ गई, तो जरा उसका सीखते हैं, समझते हैं। यहां पे होता है नंबर, इस नंबर मतलब संख्या भी है, और इसी नंबर मतलब वचन भी होता है। क्या? वचन। इसी नंबर का दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी का नाम है सिंगुलर नंबर, और दूसरे कैटेगरी का नाम है प्लूरल नंबर, ठीक है जी। इस सिंगुलर को कहते हैं एक वचन, और इसी को कहते हैं बहुवचन, ठीक है। तो सिंगुलर में एक वचन और प्लूरल में क्या? बहुवचन। तो एक का मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु से मतलब है, और प्लूरल मतलब बहुत सारे से है। फॉर मैं एग्जांपल कहूं कि ये पेन है, तो ये एक है, तो ये एक वचन हो गया। अगर मैं कहूं पेन्स है, इन्हें एस लग गया, तो बहुत सारे पेन है, तो ये क्या है? बहु है, बहु, बहुत, या फिर बहुत ज्यादा, ठीक है, इसे कह सकते हैं ज्यादा। अगर मैं कहूं यहां पे डॉग है, तो इसका मतलब एक डॉग है, तो ये है सिंगुलर नंबर। अगर मैं यहां कहूं डॉग्स है, तो ये हो गया बहुत सारा, यानी कि बहुत, या फिर ज्यादा, ठीक है। तो यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो यहां पे क्या था? दिस, तो दिस और दैस इटी कैटेगरी का था, और यहां पे दीज और दोज ये इस कैटेगरी का है। तो ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को एक बार में अगर समझ नहीं आए तो इसको दोबारा रिव्यू भी करके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई आई, मैंने आपको बताया था आई हमेशा कैसे लिखते हैं जी? कैपिटल लेटर में। कब? पिछली क्लास में, यानी कि पिछली क्लास हमने जब लिया था उस समय मैंने बताया था कि कैपिटल लेटर कौन कौन सा लिखता है। तो आई के साथ हमेशा हमेशा एम लगता है। ये बातें आप सभी नोट कर लें। यू, वी, दे, ही, यू, वी, दे, ठीक है, या फिर यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल हो, प्लूरल अभी मैंने बताया ना, यानी एक से ज्यादा। तो उन स्थिति में आर लगाते हैं, आर लगाते हैं। अगर ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, ये इट है तो यहां कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आई हमेशा। तो ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमेशा इज लगेगा, लगता है।
कहां लगेगा? जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यह बात रखना, इसको इज पढ़ते हैं, इज, ठीक है, और इसको आर, अरे नहीं, इसको आर पढ़ते हैं और इसको इज पढ़ते हैं, और ये एम, ठीक है। अब दो बात आपको यहां पे याद रखना है। अगर टू और टू एंड मोर देन टू एंड मोर देन टू नेम्स, दो या दो से ज्यादा अगर नाम हो, दो या दो से ज्यादा नामों के साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है। मैं कहूं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा सीता, गीता और मीता, और मीता, तो यहां पे कितने नेम होंगे? 3 नेम। कितने? 3 नेम। तो इन तीनों के साथ क्या लगेगा? आर, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है, यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर नाम हो तो उसमें हमेशा आर लगेगा और उसे प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आप अपने इसे कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। अगर आप इसे कॉपी में नोट करेंगे जब भी आप चीजें सीख पाएंगे। और हाँ, जिस दिन जो क्लास होती है, जिस दिन जो वीडियो आप देखते हैं, उसी दिन ही उसे आप समझ लीजिए और आप याद कर लीजिए, तभी आप लॉकडाउन तक आपको इंग्लिश अच्छी आ जाएगी, सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। किसी भी न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। ट्रांसलेशन आप इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो वीडियो में, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे समझ नहीं आया है, मैं वहां पे आपको जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाई सेंटेंस। ये तो हमने चीजें सीख लिया। अब हम आते हैं सेंटेंस के ऊपर। क्या? SENTENCE, यह है सेंटेंस। अच्छा जी, हमने क्या सीखा था कि भाई लेटर्स को लेटर, यानी लेटर प्लस अगर लेटर जोड़ा तो क्या बना था हमारा? यह बना था वर्ड, ठीक है। जैसे हमने एक लेटर यहां लिया बी और दूसरा लेटर हमने लिया ई, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बी। और बी मतलब क्या होता है हिंदी में? बी मतलब होना। तो यानी कि लेटर को लेटर जोड़ा तो हमने, हमारा क्या बन गया? वर्ड। और ये क्या है? वर्ड। अब हम सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ते हैं, सेंटेंस को प्लस सेंटेंस। जब ये सेंटेंस प्लस सेंटेंस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा पैराग्राफ। वर्ड को लेटर जोड़ा तो वर्ड बन गया, और सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे? जैसे एक सेंटेंस में यहां बनाता हूं, आई एम अ बॉय, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसी में जोड़ देते हैं, आई एम अ बॉय, माई नेम इज विवेक।
तो यानी दो सेंटेंस है, जब दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय, माई नेम इज विवेक। आप देखिए, यानी कि ये सेंटेंस था, ये सेंटेंस था, जब दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक पैराग्राफ। अब कहेंगे सर ये पैराग्राफ क्या होगा, जब दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, पैराग्राफ। ये बात अपनी कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। अब हम ये सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं जी, वाक्य, ठीक है। अब मैं ये वाक्य लिखा, तो वाक्य, सबसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सर ये वाक्य क्या है, या फिर बच्चों वाक्य क्या होता है, तो आप हमें कहेंगे कि भाई वाक्य तो वाक्य है जी। नहीं, वाक्य मतलब वो है जब दो या दो से अधिक शब्दों से जो बनते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो टू एंड मोर देन टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन, बस मीनिंग इज मीनिंगफुल, मीनिंग्स इज मीनिंगफुल, दैट वी कॉल ऑफ सेंटेंस। जैसे मैं यहां वाक्य की, मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे मैं एक लड़का हूं, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड है, यहां पे दो है, यहां पे तीसरा है, और ये भी एक वर्ड ही है, लेटर ही है। तो यानी कि इन चारों से बनकर एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया जी, वाक्य। अगर मैं इसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं कि सर जैसे इंग्लिश, जैसे हिंदी है, एग्जैक्ट इसका आप इंग्लिश लिख दें तो वो इंग्लिश में बन जाएगा। चलिए करते हैं। जैसे यहां हिंदी है, आई, मैं को क्या कहते हैं, आई, एक को ए, लड़का को बॉय, और हूं का जो भी मान लीजिए एम यहां पे लिख देते हैं, वैसे होता नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब देखिए, आई आ बॉय एम, अब इसमें कोई मीनिंग है क्या, कहेंगे सर पर इसका तो पैर ही हाथ नहीं लग रहा है, मतलब कोई सेंटेंस को मतलब ही नहीं है, मतलब ये अर्थलेस है, अर्थलेस है, मतलब कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये भी तो एक सेंटेंस है, परंतु ये सेंटेंस सीरीज में नहीं है। कैसे नहीं है, सीरीज में नहीं है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है। तो क्योंकि सर जैसे हिंदी था वैसे हमने इंग्लिश में लिख दिया, तो इसमें सीक्वेंस कौन सी बड़ी बात है। तो जी हां, सीक्वेंस मतलब कि इंग्लिश बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। उसी कायदे के तहत सीक्वेंस में हमें लेटर्स को जब जोड़ते हैं तभी वो सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है, अन्यथा वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। अच्छा, नियम क्या है, तो आप देखिए, नियम यह है कि यहां पे पहले आई लिखें, और जैसे कहते हैं ना अतिथि देवो भव, मतलब कि पहले हम खुद बैठेंगे, उसके बाद जो लास्ट में है उसको आगे करेंगे, जो लास्ट में है उसको आगे करेंगे। तो लास्ट में क्या है, आई, तो ये यहां पे आ जाएगा आई, और ये हो गया एम, ठीक है, और ये वाला फिर यहां पे आ जाएगा आई एम आ बॉय। अब ये सेंटेंस बना, क्या बना, सेंटेंस, और वो भी मीनिंग कि मैं एक लड़का हूं। तो यानी अगर मैं कोई और एक वाक्य लेता हूं, जैसे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो यहां लिख सकते हैं आई
हिप्पी और एम। तो ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई एम हैप्पी। ठीक है, तो हमें एक बात समझ आ गया कि इंग्लिश में सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसको सीक्वेंस में रूल होना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? रूल होना बहुत जरूरी है। हिंदी जैसे है वैसा हूबहू हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम हूबहू लिखेंगे तो सेंटेंस तो बन जाएगा, परंतु वो सेंटेंस अर्थलेस होगा, यानी कि उसका सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आज हम उसी सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं, आज हम वही सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। क्या? काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। तो इसके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला देखते हैं, अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव, जिसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरे की बात करें तो इसी को कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर थर्ड की बात करें तो यह है नेगेटिव, और अगर फोर्थ की बात करें तो यह है नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, यानी कि ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अच्छा, जैसे हिंदी में देखते हैं, जैसे हिंदी में मैं लिखूं, मैं एक लड़का हूं, इसी को मैं क्या लिखूंगा हिंदी में? इंग्लिश नेगेटिव में मैं एक लड़का नहीं हूं। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा? ये दोनों नेगेटिव हो गया, तो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। अब ये यहां पे इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव मतलब क्या? क्या मैं एक लड़का हूं? और यहां पे ये होगा ये वाला, क्या मैं एक लड़का नहीं हूं? और जहां पे ये क्या होगा वहां पे ये क्वेश्चन वाक्य होंगे। तो यानी कि ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हम इस चारों को सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, ये अफर्मेटिव का रूल है। क्या? कि पहले आप सब्जेक्ट लिखें प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहो सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है एम, इज और ये आर। अब ये कहो सर कहां यूज होता है? कहां एम होगा और कहां इज होगा और कहां आर होगा? तो अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ एम लगता है, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज लगता है, और कोई भी प्लुरल हो उसके साथ आर लगता है। ठीक है, उससे आप उसी को देखते हुए यहां करते हैं। अब यहां पे देखिए कि भाई आई है, तो आई लिख दिया, और आई के साथ क्या लगता है? एम। हमने अभी सीखा था ना पहले, अगर आप नहीं सीखा है तो आप
देख कर याद करें, आई एम और लड़का है का ये पूरा एक है, तो आई एम अ बॉय। ठीक है। अच्छा, इसका रूल क्या होगा? तो बस सेम रहेगा, प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस यहां पे नॉट लग जाएगा और यहां पे ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये जो बॉक्स में है यही हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम, उसके बाद क्या है? नॉट, तो यहां लगा दो नॉट, और उसके बाद एक लड़का, तो आई एम नॉट अ बॉय। ये बन गया सेंटेंस। इस वाला को देखते हैं। तो जब भी ये इंटरोगेटिव रहेगा, तो यानी कि ये हां वाला या हां का सेंटेंस होगा, ये नेगेटिव हमेशा नहीं वाला होगा, और इंटरोगेटिव हमेशा क्या वाला होगा, और ये क्या नहीं वाला। ठीक है। अब हम नेगेटिव टू इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव टू इंटरोगेटिव, सबसे पहले इंटरोगेटिव की, यानी क्या मैं एक लड़का हूं, तो इस वाले अगर सेंटेंस हो तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग गया, क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इस वाले में क्वेश्चन मार्क्स होना जरूरी है। तो आइए इसको बनाते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, यानी आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो यहां एम आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये वाला एम आई आ बॉय, और ये क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है। तो अब इस वाले रूल को ऊपर देखते हैं, ये वाला रूल। तो ये वाला रूल क्या कहेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, आई के साथ क्या लगेगा जी? एम, एम आई, उसके बाद एम आई नॉट, एम आई नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आ बॉय, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस तैयार। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी इंटरोगेटिव वाला होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। तो इस तरीके के आप बिल्कुल आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ये हमने आज सेंटेंस बनाना सीख गया, या यूं कहें कि एम इज आर का प्रयोग हमने सीख लिया। तो इसी एम इज आर का प्रयोग करते हुए आप सारे सेंटेंस को घर पर बैठकर जरूर बनाएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे थर्ड क्लास से निकल इससे आगे, यानी कि वॉज वर का यूज कैसे करते हैं और कब कब करते हैं, कहां करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।